हाय फ्रेंड्स, सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का ना बात कर चुके थे। रियल लाइफ में इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कैसे क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे। और हम लोग क्या देख चुके थे, हम लोग देख चुके थे वैल्यू ऑफ व्हाट कैपिटल जी, एसआई यूनिट ऑफ व्हाट कैपिटल जी, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट कैपिटल जी। सो नाउ लेट अस सी समथिंग एल्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है जिसपे दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स by virtue of masses they were attracting each other, right? Suppose this distance was r, then we were writing f equals to what, g m1 m2 upon r square. This was what, gravitational force. Now what is gravity? इन दो मासेस में अगर एक मास अगर मेरा अर्थ हो जाए, मान लो कि अगर ये मेरा अर्थ है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा इस चीज़ को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। ये अगर मास ऑफ अर्थ हो जाए तो इस चीज़ को अब हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज attraction between earth and any other object. This is known as what, gravity. अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये अट्रैक्शन फोर्स है तो कुछ इसका एक्सेलरेशन भी होगा। एफ जी इक्वल्स टू हम ना क्या लिख रहे हैं, इसको ले लेते हैं मास ऑफ सिंपली स्मॉल एम, और इसके मास को हमने क्या लिया, मास ऑफ अर्थ, और सिंपली कैपिटल एम ले लेता है, इसको सिंपली कैपिटल एम ले लेते हैं। अब अगर मान लो कुछ अगर इसका फोर्स है आर, क्या है साहब, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मान लो कि अगर ये मेरा अर्थ है ना, इसका रेडियस कितना साहब, इसका रेडियस मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट मान लो मेरा यहाँ पर जिसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम। अब क्या होगा, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सरफेस से मान लिया कि इसका हाइट h है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, ये मेरा कितना होगा साहब, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या लिखेंगे, g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, वेयर r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ, वेयर r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ। इस चीज़ में अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखो, ये अगर फोर्स है तो इस ऑब्जेक्ट को ये अपनी ओर खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, बोल करके हम लोग ये फील नहीं कर पाते हैं कि अर्थ को वो खींच रहा है। हम लोग ये फील करते हैं कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम के थ्रू देख चुके थे। इसमें हम लोग ना अगर आप ध्यान से देखो तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये क्या है, जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक चीज़ को आप यहाँ पे समझो कि अगर ये फोर्स है तो कुछ इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए कुछ इसका एक्सेलरेशन भी होगा। इसके ऊपर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए, इस फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ क्या होता है, एम ए, और एम ए इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर m और m को कैंसिल कर दिया जाए तो ये a क्या है साहब, ये a आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसी चीज़ को ना किताबों में लिखा जाता है, इस ए को लिखा जाता है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार और आप सुन लो, कान खोल लो, सुन लो इसको ध्यान से। ये है क्या? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको यूजुअली स्मॉल जी लेटर से डिनोट करता है, इसको यूजुअली स्मॉल जी लेटर से डिनोट करता है। अच्छा, तो स्मॉल जी लेटर का अगर हम लोग बात करें तो ये तो हम लोग मोशन चैप्टर में देख चुके थे कि इसका वैल्यू कितना होता था साहब, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है या नहीं? अब अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर होता था तो यहाँ पे तो मेरे को मालूम चल रहा है कि ये h के साथ वेरी कर रहा है। अगर h मेरा ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से ही दिखा देते हैं। तो स्मॉल जी जो होगा ये तो कम होना शुरू होगा साहब। अगर h मेरा इंक्रीज होना शुरू हो गया तो स्मॉल जी का वैल्यू तो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोशन चैप्टर में तो मेरे को बताया गया था कि 9.8 होता है। फिर लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि हम लोग मोशन चैप्टर में जो बात करते थे ना, वो ऑलमोस्ट नियर टू द अर्थ सरफेस बात करते थे। तो नियर टू द अर्थ सरफेस में h क्या हो जाएगा? 0। क्यों हम h को 0 लेंगे? वहाँ पे तो 100 मीटर 200 मीटर से सांप गिराते थे, तब तो कोई लफड़ा नहीं तो होता था। फिर यहाँ पे चक्कर क्या है ना कि अगर मान लो कि किसी पार्टिकल को अगर 100 मीटर हाइट से गिराए, 200 मीटर हाइट से गिराए, r का वैल्यू क्या होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ ना आपका होता क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। उसके रेस्पेक्ट में अगर h 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर या एक एक्चुअली किलोमीटर से भी आप उसको ये कर लो, गिरा दो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक तो सिंपली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर जी का जो वैल्यू हम लोग को बताया जाता था वो बताया जाता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो ये साथ साथ बोला जाता था कि ये कांस्टेंट है। हकीकत ये है कि वो कांस्टेंट है नहीं, लेकिन उसको ऑलमोस्ट r के रेस्पेक्ट में h को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब? अप टू माउंट एवरेस्ट से अगर कोई चीज़ अगर आप मतलब गिराते हो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर मे भी 10 किलोमीटर तक भी अगर आप उसको नीचे गिराते हो तो 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इन केस ऑफ मोशन कांस्टेंट माना जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू ना वेरी कर सकता है। कैसे कैसे वेरी कर सकता है देखते हैं हम। सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता क्यों है और कैसे है। हाँ जी साहब, तो इस चीज़ को देख लेते हैं हम। आओ, g इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? g मास ऑफ द अर्थ एंड r प्लस h का होल स्क्वायर है या नहीं? अच्छा, अब अगर नियर टू द अर्थ सरफेस का बात करें, अगर हम लोग नियर टू द अर्थ सरफेस का बात करें तो इसमें क्या होगा साहब? ये चीज़ को देख लो आप। नियर टू द अर्थ सरफेस में क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें h को ऑलमोस्ट 0 माना जा सकता है, तो g का जो वैल्यू आएगा साहब ये क्या हो जाएगा? g मास ऑफ द अर्थ अपॉन r प्लस h और r प्लस 0 का होल स्क्वायर, और सिंपली वी कैन से r स्क्वायर। अब आपको फर्स्ट लेक्चर में ही हम आपको एक चीज़ बताए थे कि दो वैल्यू आपको याद रखने का है। क्या? मास ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट 6 × 10⁻24 kg, as well as radius of the earth, that is what? 6400 किलोमीटर, और 6400 × 10⁻3 मीटर, और इस चीज़ को सिंपली आप लिखो 6.4 × 10⁻6 मीटर। सही है? अच्छा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाँ ये होता है। अच्छा, तो स्मॉल जी का अगर वैल्यू को देखें, कैपिटल जी का वैल्यू तो मेरे को पहले से याद है। क्या साहब? 6.67 × 10⁻11, एंड कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। इस चीज़ को अगर देखें तो 6 × 10⁻24 आता है। अच्छा,
डिवाइडेड बाई अगर आर स्क्वायर को अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा साहब, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर है या नहीं। अच्छा, इन सबको अगर पूरा कैलकुलेट किया जाएगा अच्छे से, आप अपने घर में बैठ करके फुर्सत में इसको कैलकुलेट करते रहना, विश्वास मानो ये आपका 9.8 ही आएगा ऑलमोस्ट, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये है क्या, ये एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है साहब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो हुआ कब, जब हम लोग नियर टू द अर्थ सरफेस का बात कर रहे होंगे। अब अगर मान लो कि अर्थ से एच हाइट अगर ऊपर जाके अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अर्थ से हम लोग ये मान लो रेडियस, ये मान लो कि एच हाइट अगर ऊपर जाके बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो क्या होगा साहब, जाएगा gm/r+h का होल स्क्वायर, है कि नहीं। किसी भी एच हाइट पे जाके अगर आप बात करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु वाली बात नहीं है ना। अच्छा, इसमें ना कई बार एक अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला भी आता है, उस अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला को देख लो। वैसे रियल फार्मूला तो यही है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला आता है, एक अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला गया। ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला क्या है साहब, इस चीज़ को देख लेते हैं। जी डैश जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, gm/r+h का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो ये क्या आएगा, r² + h² + 2rh। अब इसको आप यहाँ से r² कॉमन लो। अब ध्यान से देखो तो r² अगर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 1 + h² + 2 टाइम्स h/r। अगर आपको कुछ ध्यान हो तो gm/r² क्या होता है, स्मॉल g होता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल g अपॉन, इस चीज़ को हम लोग अगर आप ध्यान दो, थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स अगर आपको आता होगा, पक्का डैम श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, तो इसको 1 + h/r का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है साहब। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको हम लोग g/1 + h/r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा लिख रहे होंगे साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि g × 1 + h/r⁻² भी बोल सकते हैं। अब यहाँ के बाद, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद आता है आपका अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या है साहब, इस चीज़ को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इस चीज़ को आज ही आप देख लो, क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो होने वाला है। 1 + x⁻n को हम लोग लिख सकते हैं 1 + nx। ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। 1 + x⁻n को हम लोग लिख सकते हैं 1 + nx। कब जब x जो होगा वो ये आपका ऑलमोस्ट 0.06 से कम हो, इसको तो हम लोग, या 0.05 मान लो साहब। सच्चाई है कि 0.1 तक भी सही होता है, लेकिन 0.05 तक ही एक्यूरेट आता है। तो अब इस चीज़ को ना मान लो कि x जब अगर 0.05 से ना कम हो रहा होगा तो हम लोग 1 + x⁻n को सीधा 1 + nx लिख सकते हैं, सिंपल। जब भी x हमारा 0.05 से कम हो रहा होगा तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, तो अगर आप इस चीज़ को समझो तो
अगर h बाई आर को मान ले कि अगर ये लेस देन 0.05 है, तो हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं साहब? उस केस में हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये क्या है? न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी व्हाट? g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर whenever h upon r will be less than 0.05. It means what? H will be less than 0.05 into 6400 kilometer. It means what? H will be less than, I guess, 320 kilometer. तो अप टू अगर h मेरा 320 किलोमीटर है तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ साहब? सच पूछो तो आपके पास मतलब 3 फार्मूलेज में आ चुके हैं। क्या क्या? फर्स्ट जनरलाइज्ड कंडीशन क्या है कि g हमारा क्या होगा? g हमारा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ कब होगा साहब? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि whenever h will be लेसर दैन 10 किलोमीटर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा ये हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। whenever h जो है वो 10 से ज़्यादा और 320 से कम होगा, तो हम लोग अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं? g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। और whenever h will be ग्रेटर दैन 320, तो सिंपल जो हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला था आप उस पर कूद के चले जाओ। ये क्या हो जाएगा साहब? r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि हमको कब कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करना है। आप अगर ऐसा कर पा रहे हो तो आप महारथी हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सीखो फिर कैसे करना है। सीखने का नाम ही ज़िंदगी है यार, है ना? इसको लिख लो, फिर इसके बाद देखेंगे कि एट सर्टेन डेप्थ क्या होता है। ये तो हम लोग सरफेस पे बात कर रहे हैं, या सरफेस के अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि सरफेस के अगर नीचे जाते हैं तब क्या होगा, धरती के अगर नीचे जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है ना? इसको पहले आप देख लो। अब आता है, शायद आपको एक चीज़ पता होगा, मास इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी ऑफ द अर्थ को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, तो मास ऑफ अर्थ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, और वॉल्यूम क्या होता है साहब? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये मेरा क्या हो जाएगा? मास। ये मेरा हो जाएगा मास। ये हो जाएगा मेरा क्या? मास। सॉरी फॉर कॉल। मास क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अच्छा, मतलब अगर स्मॉल जी को अगर हम चाहें तो स्मॉल जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। सच पूछो तो इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? 4/3 जी पाई आर रो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है साहब।
है कि नहीं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है साहब, है ना? अब अगर जब जब ऐसे हम लोग लिख पा रहे होंगे, जब जब ऐसे हम लोग लिख पा रहे होंगे तब तब क्या हो रहा होगा? हम लोग क्या बोल सकते हैं कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों 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 ऐसा बोल पा रहे हैं? क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। आपको पक्का मैथमेटिक्स में इतना तो पता ही होगा कि पाई हमारा कांस्टेंट है, G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और डेंसिटी को हमने पहले ही कांस्टेंट माना हुआ है। तो ये सब टर्म हो गया कांस्टेंट। क्या वेरी कर रहा है? R वेरी कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि G जो है वो R के साथ वेरी कर रहा होगा। मतलब जितना बड़ा आपका प्लेनेट का साइज होगा उतना बड़ा आपका G का वैल्यू होगा, है कि नहीं? ये हम लोग कब मान सकते हैं? जब हमारा डेंसिटी कांस्टेंट हो। अच्छा, अब इस पे हम लोग एक और चीज बात कर सकते हैं। क्या? अगर मान लो कि ये मेरा अर्थ, और इसके कुछ डेप्थ में हम अगर गए, कुछ अगर हम इसके डेप्थ में जाते हैं, हम अगर इसके कुछ डेप्थ में जाते हैं, मान लो कि अगर इसका मास अगर m डैश है ना? अब अगर इस पॉइंट पे अगर देखा जाए कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो अब हमारा जो नेट स्फीयर है ये इतना पार्ट बच गया। तो जो नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो क्या आएगा? जी एम डैश अपॉन इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं कि ये मेरा x है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जी एम डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, और एम डैश को क्या लिख सकते हैं साहब? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो अपॉन एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये मेरे को क्या बच जाएगा? 4/3 पाई जी एक्स रो। ये मेरे को कुछ आएगा क्या? नया जी डैश, वेयर एक्स इज व्हाट? एक्स इज न्यू रेडियस, एक्स इज न्यू रेडियस। जी डैश को अगर आप देखो तो मेरे को क्या मिल गया? 4/3 पाई जी एक्स इंटू रो। अच्छा, अगर x मेरा 0 है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। उस केस में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी 0। इट मीन्स क्या कि हम अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पर अगर पहुंच जाए किसी तरीके से, तो क्या होगा? मेरा वेट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स माई वेट विल बी 0, माई अट्रैक्शन फोर्स विल बी 0। सही है? अच्छा, मतलब अगर हम धरती के अच्छा एक और चीज को देखो, जब हम अगर सेंटर पर थे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? 0 था। अब जैसे जैसे अगर हम बाहर की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे मेरा रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो रेडियस अगर मेरा बढ़ता जा रहा है तो मेरा जी का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अच्छा, क्यों? क्योंकि जी डैश है क्या? 4/3 पाई जी एक्स रो। अच्छा, तो जैसे जैसे यहाँ से अगर बाहर आएंगे साहब तो ये क्या मतलब बढ़ता जाएगा? हाँ जी साहब, ये तो आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, और ये ना मतलब बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो मैक्सिमम सरफेस पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर फिर क्या हो जाएगा मेरा साहब? सरफेस पे मेरे को ना एक्चुअली पहले से पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन दैट केस x का जो वैल्यू हो जाएगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा साहब? उसके बाद के लिए फिर मेरा ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को यूटिलाइज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? GM/R + H होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से हम अगर बाहर निकलना शुरू करें तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं बाहर वैसे वैसे जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये वैल्यू फिर से आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो जी का वैल्यू फिर से आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अर्थ के सेंटर से अगर निकलने का कोशिश हम अगर कर रहे होंगे तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ
what till surface of the earth, from center of the earth to surface of the earth, g का वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? लॉजिक आपके सामने में। अच्छा, इसी चीज को ना कई बार एक्चुअली किताबों में क्या लिखा रहता है, ये वाला डेप्थ दिया रहता है, ये फ्रॉम द टॉप डेप्थ इज व्हाट, डी। तो इसी चीज को आप देखो तो जी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई जी इंस्टीड ऑफ एक्स। ये अगर डेप्थ दिया हुआ डी, ये रेडियस कितना होता है साहब, ये रेडियस तो बच्चे को मालूम है कि ये आर होता है। तो फिर ये वाला एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं साहब, एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये रेडियस अगर आर मेरे को दिया हुआ है तो ये टोटल लेंथ कितना है मेरा, कैपिटल आर, और ये वाला लेंथ कितना है, डी। तो एक्स को हम लोग बोल सकते हैं क्या, आर माइनस डी। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो देखो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रो इंटू आर माइनस डी, है कि नहीं। अच्छा, इसी में अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो देखो अगर आपको कुछ चीज मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। स्मॉल g का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 4/3 g पाई r रो। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा 4/3 पाई g r एंड रो, मतलब इसको और इसको कंबाइन करके लिखा जा सकता है स्मॉल g। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है g इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, और इसको अगर स्प्लिट कर दें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस डी अपॉन आर। ये मेरा क्या चला है साहब, ये मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ डी चलाया। सेम चीज़ है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कोई इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्स के ना जगह आर माइनस डी को हमने रख लिया और फिर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, है ना। तो इसको कई बार किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है कि एट सर्टेन डेप्थ डी माई न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बुक है इसमें आप इस चीज़ को भी लिख लो कि एट सर्टेन डेप्थ डी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये क्या हो जाएगा साहब, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, है कि नहीं। अच्छा, इस चीज़ को आप ध्यान देना, कि ये जो चीज़ है ये आपका अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है। ये जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है ना, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपका एक्यूरेट फार्मूला है। अच्छा, ये हुआ इतना सा बात, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और चीज़ है, इस चीज़ को भी आप देख लो। अगर मान लो स्मॉल जी और स्मॉल आर के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, स्मॉल आर कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू व्हाट, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे हम लोग सरफेस की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये लीनियरली बढ़ता है। आप ध्यान से देखो ये क्या हो जा रहा है, 4/3 पाई जी एक्स रो, तो ये लीनियरली बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा साहब, मतलब ये लीनियर इक्वेशन में आपका स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा होगा। क्यों 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 क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये चीज़ आपका कहाँ तक जा रहा होगा साहब, ये आपका कैपिटल आर तक जा रहा होगा, वेयर कैपिटल आर इज व्हाट, 6400 किलोमीटर। ये यहाँ तक क्या हो रहा होगा, जी आपका इंक्रीज हो रहा होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू आप सबको पता है कि एट सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा होगा साहब, उसके बाद इसका वैल्यू आपका डिक्रीज होता है। और न डिक्रीज कैसे होता है, ये डिक्रीज आपका एक्सपोनेंशियली होता है। आप इस चीज को देखो, ये 1+r² का आपका ग्राफ होगा। आपको मैथमेटिक्स में ये चीज बताया जाएगा, 1/x² का जो ग्राफ है वो हाइपरबोलिक होता है। तो ये आपका कुछ ऐसे चलता चला जाएगा कि when x will tends to infinity, when r will tends to infinity, g will tends to 0.
तो ये आपका एक बेहद इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो यहाँ से निकल करके आ रहा है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद होना ही चाहिए कि फ्रॉम 0 टू सरफेस ऑफ द अर्थ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो करके अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये आपका टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इतनी सारी बातों को आप लिखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ को समझो साहब, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, है ना, कुछ इसका डिफरेंस है साहब। इस डिफरेंस को भी ना देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है साहब? फर्स्ट डिफरेंस क्या है साहब? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी मतलब कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ये क्या है साहब? ये आपको पता है कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये फिक्स नहीं है, ये आपका फिक्स नहीं है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि बाय डेफिनेशन हम इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हैं? ये बेसिकली है क्या? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 kg एज वेल एज r इक्वल्स टू 1 मीटर, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाता है? g हो जाता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। और ये क्या साहब? ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये कितना होता है साहब? ये होता है जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, और इसको सिंपल में इसको r प्लस एच होल स्क्वायर लिख लो, r प्लस एच होल स्क्वायर लिख लो। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है साहब? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है साहब? ये हम लोग बात कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर में। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन कोई उसका डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है साहब? जिसका मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज उसका डायरेक्शन हो। वन मोर थिंग आई थिंक आई टॉट यू, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा हो। तो ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। इसके बाद जो हम लोग देख रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर ले लेते हैं, कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम ले लेता है। मान लो अगर आपसे पूछा गया, मान लो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एट द डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस कितना होगा, वेयर r इज व्हाट? रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट
2r फ्रॉम द सरफेस वेयर r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है साहब, ये होता है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा साहब, gm अपॉन r प्लस 2r दैट विल बी व्हाट 3r होल स्क्वायर। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, gm अपॉन 9r स्क्वायर। एंड 9 gm बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g, तो इसको 9.8 बाई 9 लिखा जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आएगा। सिमिलरली इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग 2h हाइट तक लेके जाते हैं, सॉरी r हाइट तक लेके जाते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कुछ नहीं, आप सब्स्टिट्यूट कर लो, gm अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर, और दिस विल बी व्हाट gm बाई 4r स्क्वायर, और दैट विल बी व्हाट 9.8 बाई 4। why because this is nothing but what, small g, so this thing will give you what 2.2 meter per second square. Sorry, this will be 2.4, I think this will be 2.45, this thing will be 2.45 meter per second square, right? One more thing, suppose someone asks you that what will be acceleration due to gravity at height h equals to 100 किलोमीटर, अब क्या करें। तो हम एक फॉर्मूला लिस्ट आपको बेटा बताया था जिसपे क्या था कि अगर h 10 से 320 के आसपास रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं, g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो g इंटू 1 माइनस 2h विल बी व्हाट 200, r इज व्हाट 6400, 0 0 कैंसिल, दिस विल बी 32। तो इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, g इंटू 32 माइनस 1 बाई 32, अगर एलसीएम लोगे आप तो इस चीज़ को बोला जा सकता है 31g अपॉन 32, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि नहीं। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एट 50 किलोमीटर डेप्थ, एट 50 किलोमीटर डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एट 50 किलोमीटर डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो उस इन केस ऑफ व्हाट डेप्थ हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, अभी जस्ट एकदम ताज़ा आपको सिखाए थे। जी डैश क्या होता है साहब, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, तो जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 इंटू 1 माइनस डी का वैल्यू क्या होता है साहब, डी का वैल्यू है 50, आर का वैल्यू कितना है 6400, इसको आप कैंसल आउट कर दो, जो यहाँ से कैलकुलेशन आएगा इसको भी जी के टर्म में लिख लो। ये क्या हो जाएगा, जी इंटू 640 माइनस 5 बाई 640, इसको देख लो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल में आएगा आपका 635g अपॉन 640। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये आप घर पे करते रहना। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। और बहुत सारा प्रॉब्लम आपके शीट में होगा, आपको आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, या फिलहाल आपको इसी लेक्चर के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देखना, आपको डीपीपी भी मिल जाएगा। सेकंड लेक्चर का सेकंड डीपीपी होगा, आप उसको ध्यान से कर लो, और जो भी डाउट होगा वो आप एक्चुअली कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर सकते हो, या मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी करो, लेकिन सीखो बाबा सीखो। चलो ठीक है, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। अब हम लोग मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।